नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि सब एकदम बढ़िया होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए भाई, सभी लोगों का मैं अंकित गंगवार आप सभी का एक प्यारे से सेशन में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो बढ़िया तरीके से हम लोग इसमें वर्ब चैप्टर की क्लास नंबर 3 करेंगे और पीवाईक्यू क्वेश्चंस को देखेंगे। ये हमारे प्रैक्टिस बैच की क्लासेस चल रही हैं। तो बढ़िया तरीके से हम लोग इसके 40 क्वेश्चन कर चुके हैं और वहां से हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है भाई? तो मैं एक चीज की होप जो है वो आपसे जरूर करना चाहूंगा कि भाई आप लोगों ने उन 40 क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से देखा होगा और उनके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट अप्लाई हुए हैं वो आपने अच्छी तरीके से समझे होंगे। अब आपको इतना एक रफ आइडिया जरूर लग गया होगा कि आपके वर्ब चैप्टर से रिलेटेड कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से उनका सॉल्यूशन करना होता है। समझ में आ गई बात? तो चलिए, मैं आशा करूंगा कि आज के क्वेश्चन में भी आप उन चीजों को अप्लाई कर पाएंगे और आंसर्स को निकाल पाएंगे। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 41 जो कि आज का पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, इसका आंसर निकाल के मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन पढ़िए। कह रहा है ही ट्राइड टू रन अवे व्हाट वाज सून ओवरटुक बाय सम पुलिसमैन। क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करेंगे तो मेरे प्यारे साथी यहां पे ही आपका सब्जेक्ट दे रखा है, उसके बाद ट्राइड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है, बिल्कुल ठीक है। टू इन्फिनेटिव दे रखा है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, लगा रखी है। उसके बाद अवे, रन अवे एक तरीके से फ्रेजल वर्ब है, भाग जाने के सेंस में आती है ये, तो बिल्कुल ठीक है। आगे जब आप नोटिस करोगे तो बट कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद में वॉज सून ओवरटुक, ये इसी के लिए यहाँ पे ही सब्जेक्ट का काम करेगा इसमें। तो इसी के लिए कहा जा रहा है कि भाई उसको ओवरटुक कर लिया गया। किसको ओवरटुक कर लिया गया? ही को। अब लेकिन वर्ब में यहां पे एक गड़बड़ देखने को मिल गई। क्या गड़बड़ देखने को मिली जी? तो आपको याद होगा मैंने आपको समझाया था कि ये जो आपकी वॉज है, क्या ये बी की फॉर्म के अंदर आती है? तो आप कहेंगे जी भैया जी बिल्कुल आती है। आपने बताया था इज, आर, एम और वॉज और बर, ये जो वर्ब की फॉर्म मैंने अभी बोली है ये सब बी के अंदर ही आती हैं। और आपको मैंने बताया था कि बी की फॉर्म के बाद कभी भी अगर आपको कोई और वर्ब लगानी होगी तो या तो वो आप थर्ड फॉर्म में लगाएंगे या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी में लगाएंगे। क्या ये बात मैंने आपको बताई थी? तो आप कहेंगे जी भैया जी आपने बहुत अच्छे से बताई थी और हमें याद भी है। तो आप मुझे एक बार देखकर बताइए क्या यहां पर ऐसा किया गया है? क्या ये लगाई गई है थर्ड फॉर्म? तो आप कहेंगे नहीं भैया, ओवरटुक तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, हमें कौन सी लगानी है? या तो थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी वाली। अब यहां पे आप मुझे बताइए ओवरटुक तो नहीं आएगा, इसका मतलब आंसर तो हमारा सी पार्ट में हो गया। लेकिन इसकी जगह क्या आएगा? क्या मैं ओवरटेकन लगा दूं या फिर ओवरटेकिंग लगाऊं? तो याद रखना, आप यहां पे देखो आपको पैसिव सेंस की नीड है। यहां पर आपको पैसिव सेंस की नीड है मेरे भाई, क्योंकि उसको पकड़ लिया गया। तो भाई अगर उसको पकड़ लिया गया, जब वो भागने की कोशिश कर रहा था पुलिस वालों के द्वारा उसको पकड़ लिया गया, तो वो ओवरटुक नहीं होगा, हमें थर्ड फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। तो ओवरटेकिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्या चाहिए? पैसिव वॉइस, और पैसिव वॉइस के लिए क्या चाहिए होता है? बी प्लस में थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस के लिए हमें क्या चाहिए होता है? बी प्लस में थर्ड फॉर्म। तो यहां पे ओवरटुक का क्या हो जाएगा? ओवरटेकन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओवरटेकन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर करो। ये भी क्वेश्चन बढ़िया है। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है मोस्ट होटल्स ऑफर फॉर देयर गेस्ट्स कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट ड्यूरिंग देयर स्टे देयर। अब क्वेश्चन में ना थोड़ा सा फंसाने वाली लैंग्वेज यूज की है, सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है ये, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। कैसे बढ़िया क्वेश्चन है वो समझिए। देखो, मोस्ट होटल्स में अगर आप नोटिस करोगे तो मोस्ट एडजेक्टिव है, होटल्स आपका उसके लिए नाउन दे रखा है, तो भाई ये प्लूरल नाउन है, तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। ऑफर लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे कह रहा है देयर गेस्ट, तो फॉर प्रेपोजिशन है, उसके बाद देयर गेस्ट उसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ये जो देयर लगाया है ये होटल्स के अकॉर्डिंग आया है, तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि प्लूरल के अकॉर्डिंग प्लूरल पोजीशन आनी ही है भाई। सब्जेक्ट जब आपका प्लूरल दे दिया तो पोजीशन भी तो प्लूरल आएगी, बिल्कुल ठीक है। आगे देखोगे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट देने की बात हो रही है ड्यूरिंग देयर स्टे। पता है गड़बड़ इस क्वेश्चन में कहां हुई? गड़बड़ इस क्वेश्चन में ये हुई है, ये जो स्टे वर्ड है आपका, ये मेरे प्यारे साथी वर्ब होता है। स्टे जो होता है ये क्या होता है? वर्ब होता है।
इसका मतलब होता है कहीं पर ठहरना। लेकिन आपको जो यहां पे लिख के दिया है, आप मुझे बताओ, क्या स्टे आपको यहां पे वर्ब के रूप में चाहिए? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी, यहां पर जो देयर दे रखा है वो एक पजेसिव एडजेक्टिव है। आप डिटरमिनर भी बोल सकते हैं। आपने देखा होगा पूरे बैच के दौरान, चाहे भले ही फाउंडेशन बैच हो या मेरा प्रैक्टिस बैच हो, मैंने दोनों के दौरान ये बात कंसीडर की है कि आप पजेसिव एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं या डिटरमिनर भी बोल सकते हैं। ये आपके तरीके के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है भाई, तो यहां पे ये पजेसिव एडजेक्टिव है। अब अगर ये पजेसिव एडजेक्टिव है तो जाहिर सी बात है इसके बाद कोई नाउन ही आएगा। यानी कि ये जो स्टे वर्ड है ना, ये मुझे यहां वर्ब में तो चाहिए ही नहीं, लेकिन ये तो एक वर्ब होती है, पर मुझे यहां किसकी जरूरत है? नाउन की। तो ऐसे केस में मैंने आपसे क्या कहा था बताओ? जब हमें किसी वर्ब को वर्ब के रूप में यूज करना ही ना हो, हमें तो वहां नाउन चाहिए हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो आप कहेंगे अरे भैया जी आपने बताया तो था, ऐसे केस में हमें कुछ नहीं करना होता। जब हमें वर्ब से नाउन बनाने की जरूरत पड़ती है तो उस केस में हम किसे याद करते हैं? अपनी प्यारी जीरन को। किसे याद करते हैं? अपनी प्यारी जीरन को याद करते हैं, जो कि क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होती है। तो बस मेरे प्यारे साथी, यहां पर आपको जो ये स्टे लगा के दे रखा है ना, ये वर्ब है। हमें इसकी नाउन फॉर्म बनानी होगी, तब हमारा काम ठीक होगा। तो देयर स्टे सुनने में अच्छा लग रहा है क्योंकि वो वर्ब है, वो साउंड ऐसा कर रहा है जैसे कि नाउन हो, लेकिन एक्चुअल में वो नाउन नहीं है, हमें उसको नाउन बनाना पड़ेगा। तो स्टे नहीं होगा, स्टेइंग होगा, तब आपका राइट आंसर बनेगा। यानी किस पार्ट में गड़बड़ है भाई? बी वाले पार्ट में। बी वाले पार्ट में क्या है? गड़बड़ है। यहां पे बस यही गड़बड़ थी, वो वर्ब थी लेकिन उसको एज अ नाउन की जगह पे यूज कर रखा था, मतलब नाउन की जगह पे उसको यूज कर रखा था वर्ब को, तो गलत हो गया भाई। पार्ट्स ऑफ स्पीच का एरर है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 43। करो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है वी विल डेफिनेटली विन द मैच दिस टाइम बिकॉज आवर टीम हैज प्रिपेयर वेल। तो बहुत दिन हो गए, दो क्लासेस के अंदर लगभग 40 क्वेश्चन जब से मैंने आपको कराए हैं, मैंने ये कॉन्सेप्ट ना जाने कितनी बार बताया है, और मैंने कहा है कि वर्ब चैप्टर से रिलेटेड जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो इस टाइप के तो पूछेगा ही पूछेगा, ये तो तय है बिल्कुल। अब आप बताओ, क्या मैंने आपको नहीं बताया था कि भाई हैज हो गया, हैव हो गया और हैड हो गया, ये कभी भी तीनों में से कोई भी अगर हेल्पिंग वर्ब का काम करता हुआ दिखाई दे तो इसके तुरंत बाद जो आप मेन वर्ब लगाएंगे वो किस में लगाएंगे? थर्ड फॉर्म में। तो मेरे प्यारे साथी जरा देखकर बताओ, क्या हैज के बाद यहां पे जो ये प्रिपेयर आपने मेन वर्ब लगाई है, क्या ये थर्ड फॉर्म में है? तो आप कहेंगे नहीं भैया जी ये तो फर्स्ट फॉर्म में है। तो बस यही गलत हो गई, प्रिपेयर नहीं आएगा, प्रिपेयर्ड आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे साथी? प्रिपेयर्ड। ठीक है, ये गलती है, प्रिपेयर्ड आएगा। डी पार्ट में क्या है आपका आंसर है। नेक्स्ट आ जाइए। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है। जैसे ही आपको पता चले कि भाई इस क्वेश्चन में ये गलती है, क्वेश्चन में गलती लगाओ, आगे बढ़ो, ये आपका तरीका होना चाहिए। लेकिन जब हम समझाते हैं तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम आपको पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन करें। तो इसीलिए चीजों को एक्सप्लेन करते हुए चलना पड़ता है। बाकी आपको पेपर में क्वेश्चन टाइम करते हुए इतना समय नहीं लगेगा। हालांकि आप देखते होंगे हम 20 क्वेश्चन को कराने में ही 1 घंटे के तकरीबन ले लेते हैं, तो इतना समय नहीं लगेगा आपको पेपर अटेम्प्ट करते हुए। आप मुश्किल से ज्यादा में ज्यादा आप लगाएंगे 20-25 मिनट, बहुत है आपके लिए। इतना भी नहीं लगाएंगे, इससे कम में ही कर देंगे आप। ठीक है, जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है उसमें समय लगता है बच्चे को केवल। चलो क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है आइंस्टीन्स स्कूल टीचर्स थॉट ही वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ। बढ़िया क्वेश्चन है, सीएचएसएल में पूछा गया था। जरा आंसर करिए इस क्वेश्चन का। तो देखो क्वेश्चन में आप नोटिस करोगे, आइंस्टीन्स स्कूल टीचर्स, ये अपने आप में सब्जेक्ट है पूरा का पूरा। आइंस्टीन के स्कूल टीचर्स क्या सोचते थे भाई? ही वुड नेवर सक्सेस इन लाइफ। आप मुझे देखकर बताइए, यहां पर ये सब्जेक्ट था, इस सब्जेक्ट की वर्ब, ये थॉट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे रखी है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद एक नई बात शुरू हुई आगे, ही सब्जेक्ट के साथ। उसके बाद वुड मॉडल वर्ब है, नेवर नेगेटिव एडवर्ब है, और उसके बाद आप मुझे बताओ भाई आपको क्या लगा के दिया था? आपको मॉडल वर्ब लगा के दी है। और मैंने क्या बताया था? मॉडल वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब का काम करती है, और उसके बाद जो आप लगाएंगे, वो जो मेन वर्ब आप उसके बाद लगा रहे होंगे, वो हमेशा बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में आएगी।
यानी बेस फॉर्म यूज करोगे। बेस फॉर्म का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप मुझे बताओ, आपने तो यहाँ पे वर्ब तक यूज नहीं की है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो बहुत दूर की बात रह गई। आपने यहाँ पे सक्सेस वर्ड यूज किया है, और सक्सेस वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या होता है, नाउन होता है। तो आप मुझे बताओ, ये वुड मॉडल वर्ब के लिए यहां पर मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए थी, ना कि नाउन। यानी फिर से किस चीज का एरर है, पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो यहां पे ये जो सक्सेस लगा रखा है ना, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वुड के अकॉर्डिंग हमें, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है तो बेस फॉर्म लगानी पड़ेगी। तो सक्सेस नाउन है, इसकी वर्ब क्या होती है, सक्सीड होती है। क्या होती है मेरे प्यारे साथी, सक्सीड होती है। और सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होती है, सक्सीडेड होती हैं। तो यहां पे सक्सेस को हटा दो, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 45, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, सीएचएसएल में पूछा गया है, इसका भी आंसर करेंगे। क्वेश्चन पढ़िए भाई, क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक बार बढ़िया तरीके से क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहा है, व्हाई डिड यू सबमिटेड योर प्रोजेक्ट ऑन टाइम। भाई तुमने अपना प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट क्यों नहीं किया, ये आपसे कह रहा है। क्वेश्चन सीएचएसएल में पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है, बेसिक सा। क्या को गलती है भाई, तो आपको हमने बताया था ना, डू हो गया, आपका डिड हो गया, आपका डज हो गया, ये कभी भी हेल्पिंग वर्ब में आते हैं तो उस केस में इनके बाद जो मेन वर्ब आती है वो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में आती है। अब आप नोटिस करो, ये डिड आपको एक दे दिया, डू डज डिड में से एक आ गया यहाँ पे। अब ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। अब अगर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है तो इसके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो अभी बताया कि बेस फॉर्म में होनी चाहिए, यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होनी चाहिए। बट यहां पर क्या लगा रखी है, तो आप कहेंगे भैया जी थर्ड फॉर्म सबमिटेड लगा रखी है, जो कि गलत हो जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कंफ्यूज नहीं होना है, यही आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी होती है, लेकिन वो भी नहीं आएगी इसके बाद, ठीक है ना। तो हमें फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो सबमिटेड गलत हो जाएगा, यानी ए पार्ट में आपका आंसर है। तो फिर सबमिटेड नहीं आएगा तो क्या आएगा, सबमिट आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे साथी, सबमिट आएगा, ये ठीक है, ये आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की बात करेंगे भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर कीजिए, सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन में आप, अगर मैं बात करूं, जब भी मैं आपको कोई एक क्वेश्चन दिया करूं तो आप उसको अटेम्प्ट करते समय उसके टैग से उतना ज्यादा उसको जज मत किया करो, क्योंकि कई बार ऐसा होगा एमटीएस का क्वेश्चन सीजीएल से ज्यादा तगड़े क्वेश्चन हो जाएंगे, एमटीएस के क्वेश्चन सीजीएल के क्वेश्चन को धूल चटा देंगे, कई बार ऐसा होगा। और कई बार ऐसा होगा कि मेरे भाई एमटीएस में बहुत आसान क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो टैग देखकर आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि अरे यार ये तो छोटा एग्जाम है तो इसका क्वेश्चन तो इजी ही होगा, ऐसा नहीं होता है, ये बात आप भी जानते हैं, ठीक है ना। तो चलिए, अब ये सीजीएल का क्वेश्चन है, अब आपको लगेगा कि यार ये सीजीएल का क्वेश्चन है तो ये तो टफ ही होगा क्योंकि बड़ा एग्जाम है, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है, ऑल दोज स्टूडेंट्स हु आर पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले हैव बीन नोटिफाइड टू स्टे बैक फॉर रिहर्सल आफ्टर 3 PM। अब इस क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो भाई चेक करो ना चीजें, आप देखो, ऑल दोज स्टूडेंट्स, ये आपका एक तरीके से सब्जेक्ट दे रखा है, फिर उसके बाद ये रिलेटिव प्रोनाउन है। तो आप जानते हैं हु रिलेटिव प्रोनाउन, क्या ये ठीक है, तो भाई देखो स्टूडेंट्स की बात हो रही है, स्टूडेंट मतलब पर्सन, और क्या बताया था, पर्सन के लिए कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन लगाया जाएगा तो वो क्या होगा, हु वाला प्रोनाउन होगा। अगर सब्जेक्टिव केस में जरूरत है तो हु लगा दो, और ऑब्जेक्टिव केस में जरूरत है तो फिर हुम लगा देना, ठीक है भाई, समझ में आई बात। अब यहां पे एक चीज और समझो, अब आप जानते हो ना कि रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम होता है कि जो भी उसका एंटीसीडेंट है उसको आगे वाली क्लाउज में इंट्रोड्यूस करना जिस भी तरीके से नीड हो। अगर सब्जेक्ट के रूप में नीड होगी तो सब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस कर देगा, और अगर ऑब्जेक्ट के रूप में जरूरत होगी तो ऑब्जेक्ट के रूप में इंट्रोड्यूस कर देगा, ठीक है भाई। अब यहां पे आप देखो, आर पार्टिसिपेटिंग यानी वर्ब दे रखी है और ऑब्जेक्ट दे रखा है, किस चीज की कमी है, तो आप कहेंगे भैया एक क्लाउज को पूरा करने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत होती है, ऑब्जेक्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे हो या ना हो, लेकिन सब्जेक्ट और वर्ब कंपलसरी है। तो हमारे पास वर्ब तो है,
कमी किस चीज की है? सब्जेक्ट की। इसका मतलब ये जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है ये एंटिसिडेंट, जो हमारा एंटीसीडेंट है जिसको ये क्लाउज में आगे रेफर कर रहा है, उसको सब्जेक्ट बना के रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि सब्जेक्ट की कमी है। तो अब ये प्लूरल है तो आगे प्लूरल वर्ब आएगी, और आप जानते हैं जब आगे प्लूरल वर्ब आएगी तो देखो यहां पे भी प्लूरल वर्ब दे रखी है, यहां भी दे रखी है, यानी ये चीजें तो ठीक है। बाकी बी की फॉर्म के बाद आईएनजी वाली फॉर्म आ सकती है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन यहां पे आके देखो गड़बड़ कर दिया। आपको क्या बताए थे कि बी की फॉर्म के बाद हैव के बाद भी थर्ड फॉर्म आती है, देखो बीन लगा रखी है, थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन आपको एक बात और भी बताए थे कि बी की फॉर्म के बाद या तो थर्ड फॉर्म आएगी या आईएनजी वाली। देखो यहां बी के बाद आईएनजी वाली फॉर्म लगा रखी थी और जरूरत भी उसकी थी, तो इसलिए ये ठीक है। लेकिन यहां पर बी की फॉर्म के बाद में नोटिफाई, नोटिफाई मतलब किसी को कोई सी चीज के बारे में रिमाइंडर कराना, याद दिलाना, तो ये तो फर्स्ट फॉर्म है ना, तो फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। इसका मतलब इसी पार्ट में गड़बड़ है। कहां पे दे रखा है भाई? ये रहा सी वाले पार्ट पे। तो सी वाला पार्ट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलती दे रखी है। भाई बी की फॉर्म के बाद या तो थर्ड फॉर्म लगाओ या आईएनजी वाली लगाओ। अब ऐसा नहीं कि दोनों में जहां मन करेगा जो लगा दोगे, नहीं, उन दोनों की भी अपनी एक बाउंडेशन है। अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो बी के साथ थर्ड फॉर्म आ जाएगी, और अगर आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस बनाना है तो बी के बाद में आईएनजी वाली फॉर्म आ जाएगी। सिंपल है भाई। तो थर्ड वाले पार्ट में गड़बड़ है, थर्ड फॉर्म हमें लगानी पड़ेगी। नोटिफाई फर्स्ट फॉर्म है, नोटिफाइड थर्ड या फिर सेकंड फॉर्म हो जाएगी, यानी रेगुलर वर्ब की कैटेगरी का है। ईडी फॉर्म लगा के हम उसकी सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जनरेट कर लेंगे, जो भी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। इसको थोड़ा सा मुझे लग रहा है जो ये है इसको थोड़ा सा बड़ा लेते हैं भाई, थोड़ा पतला लिख रहा है। हाँ अभी ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। ये रहा क्वेश्चन नंबर 47, इसका आंसर करो। ये भी सीजीएल का क्वेश्चन है, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल इज लेड टू अ सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन आवर एरिया। तो अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है। देखो इस क्वेश्चन में अगर आप गड़बड़ की बात करोगे, तो अगर आपको एक्टिव और पैसिव पहचानना आता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे? देखो क्वेश्चन कह रहा है द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल, यानी नए बिजनेस स्कूल का कंस्ट्रक्शन है, जिसने लीड किया है इस चीज को, जो सडन राइज है पॉपुलेशन में उस एरिया के अंदर, हमारे एरिया के अंदर, उसको लीड कर रहा है। वो कौन लीड कर रहा है? द कंस्ट्रक्शन ऑफ द न्यू बिजनेस स्कूल। तो मेरे प्यारे साथी, यहां पर जो ये लीड वर्ब है ना आपकी, ये जो लीड की थर्ड फॉर्म लगा रखे हो, क्योंकि बी के बाद आप जानते हो अगर आपने कोई फॉर्म लगाई तो वो या तो थर्ड फॉर्म ही आएगी, तभी सही माना जाएगा। तो यहां पर ना एग्जामिनर ने इसको पैसिव सेंस में यूज करने की जरूरत की है, बट लेकिन यहां पैसिव बनेगा नहीं, क्योंकि ये जो कंस्ट्रक्शन है यही इस चीज का कारण है। सडन राइज ऑफ पॉपुलेशन इन आवर एरिया, उसका पूरी तरीके से जो कॉज है, जो कारण है, वो कौन है? कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू बिजनेस स्कूल। तो मेरे प्यारे साथी यहां पैसिव सेंस की जरूरत ही नहीं है, बस जबरदस्ती में पैसिव सेंस लगा दी गई है, यानी वर्ब का एरर निकला। देखो देखो मैंने क्या कहा था, बी के बाद थर्ड फॉर्म आनी है या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आनी है, ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा। अगर वहां पैसिव वॉइस की नीड है, अगर वहां पैसिव वॉइस की नीड है तब आप ये लगाना, और अगर वहां एक्टिव वॉइस की नीड है तब आप ये लगाना। तो यहां पे हमें पैसिव वॉइस चाहिए ही नहीं, और जब पैसिव वॉइस नहीं चाहिए तो ये इज के बाद जो आपने लेड लगा रखा है ये गलत हो जाएगा, आपको आईएनजी वाली फॉर्म लगानी होगी। तो आप जानते हो भाई, लीड आपकी फर्स्ट फॉर्म होती है और लेड जो होती है आपकी ये सेकंड फॉर्म भी होती है, और मेरे प्यारे साथी यही आपकी थर्ड फॉर्म भी होती है। ठीक है, और अगर इसकी हमें आईएनजी वाली फॉर्म चाहिए तो वो लीडिंग हो जाएगी। सिंपल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो, तो यहां पे लेड नहीं आएगा, लीडिंग आएगा, यानी कि आपका आंसर किस पार्ट में? डी वाले पार्ट में। डी वाले पार्ट में आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट भाई क्वेश्चन नंबर 48, ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। क्वेश्चन पढ़िए और आंसर निकालिए। कह रहा है रमन पुटेड द वेजिटेबल्स इन द फ्राइंग पैन आफ्टर एडिंग सम वाटर, क्लोज द लिड। अब बताइए इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है। तो आपको मैंने बताया था वर्ब जो होती हैं वो अपनी दो कैटेगरी के अंदर बटी हुई होती हैं, एक तो रेगुलर वर्ब्स और एक इरेगुलर वर्ब्स। अब आपको मैंने बताया था जो इरेगुलर वर्ब्स वाली कैटेगरी होती है उसके अंदर ना लगभग दो तरीके की तो आप जानते ही हो, एक और तरीका भी होता है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन आएगा तो वहां मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं,
मैंने आपको दो तरीके तो बता ही रखे हैं, और मैंने पेपर में जो मैं आपको फाउंडेशन बैच पढ़ा रहा था वहां पे भी मैंने आपको बताए थे। तो मैंने कहा था एक तो वो वाली होती है भाई इरेगुलर वर्ब्स जिनमें तीनों फॉर्म उनकी डिफरेंट हो, एक वो वाली होती है जिनके अंदर क्या होता है तीनों फॉर्म सेम होती हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना वो इरेगुलर वर्ब के उसी टाइप से संबंधित है जिसकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। अब मैंने इसमें बहुत सारी वर्ब गिनाई थी, जैसे फॉरकास्ट हो गया, टेलीकास्ट हो गया, कट हो गया, पुट हो गया, सट हो गया। तो ये सारी की सारी वर्ब मैंने आपको गिनाई थी, बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको लिस्ट प्रोवाइड कराई थी। तो मेरे प्यारे साथी जरा मुझे देख के बताओ, क्या यहां पर ये जो पुट वर्ब है आपको दिखाई नहीं दे रही? क्या इसको सेकंड फॉर्म बनाने के लिए पुटेड नहीं किया है एग्जामिनर ने? तो आप कहेंगे बिल्कुल किया है। तो क्या ये गलती नहीं हुई? तो आप कहेंगे हो गई गलती भैया जी। आप चाहे उसको सेकंड फॉर्म की तरह यूज करो, चाहे थर्ड फॉर्म की तरह यूज करो, चाहे फर्स्ट फॉर्म की तरह यूज करो, वो रहेगा हल हर में क्या? पुट। तो यहां पे पुटेड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो पुट ही रहेगा। ठीक है भाई, तो डी पार्ट में आपका क्या है? गलती है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखा ना, देखो सीजीएल में इस तरीके के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी सीजीएल प्री का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन इस तरीका का तो आप कर ही चुके हो। गेट माई सेल्फ टायर्ड, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे माई सेल्फ जबरदस्ती में लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव वर्ब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की कोई नीड नहीं है ना गेट वर्ब के लिए। आप सीधे बोलो आई गेट टायर्ड, मतलब मैं थक गया, मैं जल्दी थक जाता हूं, आसानी से थक जाता हूं। तो आई फाइंड, मैं पाया कि भाई मैं जो है आसानी से थक जाता हूं इन दिनों। तो ये क्वेश्चन में ना जबरदस्ती में बस इतनी बात बढ़ा दी, हालांकि ये क्वेश्चन पीछे भी आया था इसी तरीके का। तो यहां पे माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। गेट वर्ब के बाद आप जानते ही हो कि भाई ये पॉजिटिव वर्ब का क्वेश्चन है, और गेट वगैरह या हैव वगैरह वर्ब होती है तो उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो टायर्ड लगा रखी है, बिल्कुल सही है। अगर यहां मैं टायर लगाता तो बात गलत हो जाती है। ठीक है भाई, तो यहां पे थर्ड फॉर्म लगा रखी है, वैसे चीजें ठीक है, बस ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लोड लगाया है, ये गलत है भाई। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाओ। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा गया है। अब आप मुझे देखकर बताना, क्या ये इस क्वेश्चन का लेवल सीजीएल मेंस के लायक है? ये क्वेश्चन एमटीएस के लायक है, लेकिन फिर भी पूछा ना। तो मैंने क्या कहा, जब भी पेपर आपका सेट किया जाता है तो पेपर के अंदर क्वेश्चंस को एक लेबल बना के रखा जाता है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे रखे जाते हैं ताकि उसे हर बच्चा बहुत आसानी से करके निकल जाए, वरना तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथी आप ये मान के चलिए, अगर आपसे 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 35 क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आप बहुत ही ज्यादा आसानी से बना लोगे। बस कुछ क्वेश्चन आपको टफ दे दिए जाते हैं और आपको लगता है कि पेपर का लेवल उठ गया और क्वेश्चन ज्यादा टफ आ गए, तो ऐसा नहीं होता है। लेवल के हिसाब से चीजें चलती हैं उसके अंदर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन बहुत इजी रख दिए जाएंगे, कुछ थोड़े से इजी होंगे, कुछ मॉडरेट होंगे और कुछ टफ होंगे। इस तरीके से पेपर आपका सेट किया जाता है। ठीक है ना, तो अब ये क्वेश्चन इजी वाला है, लेकिन पूछा किस में गया था? सीजीएल मेंस में। तो बताओ जरा क्या होगा इसका आंसर। कह रहे हैव यू एवर स्पोक टू एनीवन अबाउट योर प्रॉब्लम्स? तो क्या बताया था? हैज, हैव, हैड, ये तीनों अगर हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी तो इसके बाद जो आप अगली वर्ब लगाएंगे भैया वो थर्ड फॉर्म में आएगी, बट यहां स्पोक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रखी है, तो ये क्या हो गया? गलती हो गई। स्पोक नहीं आएगा, स्पोकन आएगा, बस ये बच्चों वाली गलती है। ठीक है भाई, बी पार्ट में आपका आंसर है। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो ये क्वेश्चन हमने कर लिए हैं इधर के। यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, इसका आंसर करो भाई। बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर करो। कह रहा है वेयर डिड यू केप्ट द सैक ऑफ व्हीट? ठीक है, सैक का मतलब होता है जो बोरा होता है ना, उसकी बात कर रहा है। तो वेयर डिड यू केप्ट द सैक ऑफ व्हीट दैट आई वाउट फ्रॉम द मार्केट? तो भाई तुमने वो गेहूं का बोरा कहां रखा है जो मैंने मार्केट से खरीदा था? अब क्वेश्चन में अगर आप पूरा चेक करोगे तो मेरे प्यारे साथी वेयर जो है ये आपका एक तरीके से इंट्रोगेटिव एडवर्ब है, बिल्कुल ठीक है। फिर यहां पे अगर हम बात करें, आपका डिड हेल्पिंग वर्ब है, यू आपका सब्जेक्ट है, कीप आपकी मेन वर्ब है, द सैक ऑफ व्हीट ये एक तरीके से इसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये द सैक इसका ऑब्जेक्ट है, और ये ऑफ और व्हीट ये ऑफ प्रेपो और बीट प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, अगर पूरी जानकारी दूं बिल्कुल तो।
और दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? द सैक ऑफ व्हीट को, यानी कि गेहूं के बोरे को ये क्या करेगा? आगे वाली क्लाउज में रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन है तो अपने एंटीसीडेंट को ही तो रिलेट करेगा ये। ठीक है, तो ये आगे वाली क्लाउज में बताएगा कि जो मैंने खरीदा था। दैट का मतलब है जो मैंने, तो ये गेहूं के बोरे की बात कर रहा है, जो मैंने खरीदा था कहां से? मार्केट से। तो सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है ये, लेकिन एरर बहुत ही बच्चों वाला है, आप आराम से कर सकते हैं। अभी बताया था डू, डिड, डज, अगर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे तो इनके बाद बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, यानी फर्स्ट फॉर्म। बट लेकिन आप मुझे बताओ, ये डिड के बाद यहां पे ये लगाया है क्या? तो आप कहेंगे केप्ट तो भैया या तो सेकंड फॉर्म होती है या फिर आपकी थर्ड फॉर्म होती है, पर क्या आपको इनमें से कोई सी चाहिए? यहां पे नहीं चाहिए। तो जब आपको इनमें से यहां पे कोई सी नहीं चाहिए, तो क्या ये गलत बात नहीं है? ये गलती नहीं हो गई? तो आप कहेंगे बिल्कुल गलती हो गई, यानी केप्ट नहीं आएगा, हमें बेस फॉर्म चाहिए, वो क्या होती है? कीप होती है। क्या होती है? कीप होती है भाई। ठीक है, तो ये गलती हो गई, इसको पहले इरेज करके इसको ठीक से लिखते हैं। ये तो गलती हो गई भाई, यहां पे कीप आएगा। थर्ड पार्ट में आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे द मंकी स्विंग्ड ऑन द ब्रांचेस एंड जंप्ड ओवर द कंपाउंड वॉल। तो सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 के पेपर का। बढ़िया क्वेश्चन है। यहां पे अगर आप देखोगे तो वर्ब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। वही चीज मैंने कहा, रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स में आपको पता होना चाहिए। रेगुलर वर्ब्स वो होती हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म तो आपको जो होती है दे रखी होती है, और अगर सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आपसे पूछ ले तो भाई वो ईडी ईडी लगा के बन जाती हैं। लेकिन अब ऐसा थोड़ी ना है कि सारी वर्ब में आप ईडी लगा के सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बना दोगे। भाई एक दूसरी कैटेगरी भी होती है जिसको इरेगुलर वर्ब्स कहा जाता है। उसके अंदर ऐसा नहीं होता, उसके अंदर या तो तीनों फॉर्म डिफरेंट होती हैं या फिर तीनों फॉर्म सेम होती हैं, और एक कैटेगरी और भी होती है, वो इस क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड है। मतलब क्या है सर? अब तक तो आप दो ही बताते थे इरेगुलर वर्ब्स के अंदर। तीसरी कैटेगरी ये है कि कई बार क्या होगा, फर्स्ट फॉर्म तो वर्ब की जो होगी वो दे रखी होगी आपको, लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती है वो सेम हो जाती है। मतलब फर्स्ट फॉर्म अपनी अलग होगी एक, लेकिन जो उसकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होगी वो सेम हो जाएगी। अब यहां पर वही चीज अप्लाई हुई है। आपको मैं बता दूं, दो वर्ब होती है, मैं यहां पे थोड़ा सा आपको इलेबोरेट कर देता हूं चीजों को। आपकी ना दो फॉर्म होती है, ध्यान से देखिएगा। यहां पे मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं चीजों को लेके, ध्यान से देखिएगा। दो फॉर्म होती हैं, एक तो आपकी होती है स्विम, ठीक है, और एक होती है आपकी स्विंग। अब स्विम और स्विंग में पहले अंतर समझो। देखो, स्विम का मतलब होता है तैरना। इस स्विम का मतलब क्या होता है? तैरना। और ये भी अपने आप में क्या होती है? एक वर्ब होती है। ये भी क्या होती है? वर्ब होती है। और स्विंग का मतलब होता है झूलना। इसका क्या मतलब होता है? झूलना। और ये भी क्या होती है? एक वर्ब होती है। अब इसकी मैं अगर वर्ब की फॉर्म्स की आपके सामने अगर बात करूं, तो आप ध्यान से यहां पे देखिएगा। ये वाली जो स्विम होती है, अगर इस वाली फॉर्म की हम बात करें तो मेरे प्यारे साथी, ये स्विम जो होती है यहां पे, स्विंग इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, फिर अगर हम ऐसी बात करें, एक होती है स्वान और एक होती है स्वंग। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्म्स होती हैं उन पे देखिए, स्विंग जो होती है इसकी फॉर्म्स होती हैं, तो आप उनको ध्यान रखिएगा। स्विंग की जो फॉर्म होती है ना, स्विंग फर्स्ट फॉर्म होती है, स्वंग ये तीनों इसकी फॉर्म होती हैं। ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म होती है, ये दोनों सेम होती हैं। सेकंड फॉर्म और जो इसकी थर्ड फॉर्म होती है, ये कैसी होती हैं? सेम होती हैं दोनों। तो स्विम, स्विंग, संग, संग, स्विंग, संग, संग इसकी फॉर्म होती है, स्विंग, संग, संग। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ये सेकंड फॉर्म होती है और ये थर्ड फॉर्म होती है। अच्छा, इसी के जैसी एक मैं और भी बता रहा था आपको। एक होती है स्विम। स्विम का मतलब मैंने आपको बताया तैरना होता है। तो स्विम होती है। ऐसी अगर मैं बात करूं तो स्वयं होती है और स्वम होती है। एक मिनट रुको, ये लिखने में दिक्कत कर रहा है। चलिए भाई, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा मेरा फोन जरा दिक्कत कर रहा है आज। तो कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको इसकी फॉर्म बता रहा था। फिलहाल आपको मैं बता दूं, ये एक इरेगुलर वर्ब है,
ईडी लगा के इसकी सेकंड फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है, फिर वो गलत हो जाएगी, क्योंकि इसकी ना जो फॉर्म होती है, मैंने आपको बताया फर्स्ट फॉर्म अपने आप में एक अलग होती है, लेकिन जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है इसकी वो सेम होती है। तो ये ना एक अलग ही मतलब टाइप निकल के आता है इर्रेगुलर वर्ब के अंदर, नया टाइप है ये, तीसरे टाइप होता है उसी के अंदर। तो मैंने आपको बताया इसकी फर्स्ट फॉर्म तो आप जानते ही हो स्विंग होती है, फर्स्ट फॉर्म आपकी इसकी क्या होती है, स्विंग होती है। लेकिन जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है ये हो जाती है आपकी क्या, स्वंग। क्या हो जाती है, स्वंग हो जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि ये आपको ध्यान रह जाए। अच्छा, एक वर्ब मैं आपको और बता रहा था, उसको भी बता देता हूँ। एक इसी के जैसी मिलती जुलती और वर्ब होती है, वो होती है स्विम। स्विम का मतलब तैरना होता है। इसके साथ में क्या होता है, ये होती एक इरेगुलर वर्ब ही है, लेकिन ये उस कैटेगरी की होती है कि इसकी फर्स्ट फॉर्म भी अलग है, इसकी सेकंड फॉर्म भी अलग है और इसकी थर्ड फॉर्म भी अलग है, मतलब इसकी तीनों फॉर्म अलग हैं। तो ये इरेगुलर वर्ब का एक दूसरा टाइप है जो कि आपको मैं बताते हुए आया हूं। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म तो स्विम हो जाएगी आपकी जो दे रखी है, सेकंड फॉर्म इसकी हो जाएगी आपकी क्या, स्वयं। क्या हो जाएगी, स्वयं हो जाएगी, SWAM। ठीक है, SWA और M ये हो जाएगी। अच्छा, थर्ड फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, थर्ड फॉर्म इसकी हो जाएगी आपकी स्वम। ये थर्ड फॉर्म जो इसकी हो जाएगी, इधर लिख देता हूं, ये इसकी हो जाएगी स्वम, SWUM ये चीज। तो ये तीनों फॉर्म भाई इसकी ध्यान रखना। फर्स्ट फॉर्म स्विंग होती है, जिसका मतलब होता है तैरना, सेकंड फॉर्म स्वयं होती है और थर्ड फॉर्म स्वम होती है, स्वम। तो ये भी आपको इसकी फॉर्म्स जो है वो ध्यान रखनी है। ठीक है भाई, ये भी आपको इसकी फॉर्म्स ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे फिलहाल ये हमें कौन सी चाहिए थी, यहाँ सेकंड फॉर्म चाहिए थी, तो ये तो नहीं होगी। इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों सेम ही होती हैं, क्या होती हैं भाई, स्वंग होती हैं। तो ये आएगा यहाँ पे, ये जो स्विंग्ड कर रखा है ये गलत हो जाएगा। तो किस पार्ट में गड़बड़ है, फर्स्ट वाले पार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। ये क्वेश्चन नंबर 57 है, CHSL 2021 में पूछा गया है, क्वेश्चन का आंसर करो। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहे थे प्राइम मिनिस्टर चेयर अ हाई लेवल मीटिंग विद सीनियर ऑफिशियल्स टू रिव्यू द कोविड सिचुएशन। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, लेकिन सिर्फ अगर आंसर लगा के आप आगे बढ़ना चाहेंगे, जो कि पेपर में आपको करना भी होगा, तो उसके लिए तो बस आपको पता है क्या देखना है, सिर्फ आप सब्जेक्ट देखो। आप सब्जेक्ट देखोगे द प्राइम मिनिस्टर, कैसा सब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे भैया जी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। अगर ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आनी चाहिए। बट मैंने आपको क्या बताया था कि भैया जी जो वर्ब की बेस फॉर्म होती है वो अपने आप में कैसी होती है, प्लूरल होती है। लेकिन अगर आपने उसमें एस या ईएस लगा दिया, यानी वर्ब की फॉर्म में अगर आपने एस या ईएस लगा दिया, तो वो फॉर्म कैसी हो जाएगी, सिंगुलर हो जाएगी। अब आप जरा मुझे ऊपर देख के बताओ आपको कौन सी दे रखी है, तो आप कहेंगे ये तो भैया बेस फॉर्म दे रखी है। अगर बेस फॉर्म दे रखी है तो ये तो प्लूरल हो गई, जबकि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए थी, ना कि प्लूरल। तो चेयर नहीं आएगा, पहली गलती तो ये। अब दूसरी बात, क्योंकि कोविड सिचुएशन के टाइम पे बात हो रही है, तो भाई मीटिंग बुलाई होगी उसने, उन्होंने हाई लेवल की मीटिंग बुलाई होगी सीनियर ऑफिशियल्स के साथ कोविड सिचुएशन को रिव्यू करने के लिए। तो ये एक पास्ट का इवेंट है जो कि एक बार हुआ और फिर खत्म हो गया। यानी ऐसा नहीं है कि ये रिपीटेड मोड पे हो ही रहा है, यानी इसको पास्ट में लिखना होगा, प्रेजेंट में लिखने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। लेकिन आप केवल इतना आंसर फाइंड करके अपने इस ऑप्शन को मार्क करके निकल सकते थे सीधा सीधा बी वाले ऑप्शन को। लेकिन इसको ठीक करना है तो चेयर की सेकंड फॉर्म चेयर्ड कर देनी होगी, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। हालांकि चेयर वर्ड की एक खास बात होती है कि ये नाउन और वर्ब दोनों ही तरीके से काम कर सकता है। जब ये आपका नाउन की तरीके से काम करेगा तब ये फर्नीचर के में जो कुर्सी होती है उसका मीनिंग देता है। ठीक है भाई, और वर्ब के सेंस में जब हम किसी चीज को बुलाते हैं लाइक, तो उसके लिए आता है ये। अच्छा, एक चीयर और भी होता है, ये वाला जो चीयर होता है ना, ये किसी को उत्साह बढ़ाने के सेंस में होता है, CHEER वाला, तो ये अलग होता है अपने आप में। ठीक है, तो फिलहाल हमारे बी पार्ट में आंसर होगा, इसकी सेकंड फॉर्म लगाएंगे पास्ट टेंस में, क्योंकि ये एक टाइम का इवेंट है, उसी टाइम पे हुआ था, पास्ट की घटना का जिक्र हो रहा है। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दोगे, चीयर्ड कर दोगे, आंसर ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है द मैनेजर सेड दैट राहुल डज नॉट वांट्स टू गो टू मुंबई फॉर द न्यू प्रोजेक्ट। CHSL का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्यों आसान है समझ लो। द मैनेजर, मैनेजर ने कहा, किससे क्या कहा भाई, राहुल से। क्या कहा,
राहुल डज नॉट वांट्स। अब देखो सबसे पहली गड़बड़ जब आप इसमें देखोगे तो आप नोटिस करो यहां पे आपको डज दे रखा है, डज के साथ में मैंने क्या बताया था, डू हो गया, आपका डज हो गया, और आपका मेरे प्यारे साथी डिड हो गया। ये तीनों अगर हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी तो इनके बाद जो मेन वर्ब आएगी वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब में आएगी। बट आप नोटिस करो क्या आपको ऐसा लगा के दिया है, यहां देखो नोटिस करो क्या ये दिया है लगा के, तो आप कहेंगे नहीं भैया जी यहाँ पर तो ऐसे आई एस वाली फॉर्म दी है, जिसे आप फिफ्थ फॉर्म भी बोल लेते हो। तो आप यहाँ पे इसको फिफ्थ फॉर्म बोल के चलो या ऐसी आई एस वाली फॉर्म बोल के चलो, आएगी तो नहीं, तो आएगी कौन सी, फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म। तो डज के बाद में यहाँ वांट नहीं है, वांट्स नहीं आएगा, वांट आएगा, तब बात ठीक बनेगी। यानी किस वाले पार्ट में गड़बड़ है भाई, ए वाले पार्ट में, ए वाले पार्ट में गड़बड़ है। अच्छा अब इसको ठीक करने का क्या, अब ये पूरा ठीक हो गया, तो भाई देखो गड़बड़ तो अभी भी है इसमें। अगर आप इसको डज नॉट वांट कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपने ठीक कर दिया, आपको ग्रामर अच्छे से आती है, तो आप ये गलती कर रहे हैं। क्यों गलती कर रहे हैं वो मैं आपको समझाता हूं। देखो भाई ये क्वेश्चन ना इनडायरेक्ट नरेशन में लिखा हुआ है, मतलब ये इनडायरेक्ट स्पीच आपको लिख के दी गई है। कैसे पता चला, देखो द मैनेजर सेड, ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है, और ये दैट आपका कंजंक्शन है, और ये जो बात दे रखी है ये रिपोर्टेड स्पीच आपको दे रखी है। तो क्या आप नहीं जानते कि मेरे प्यारे साथी जब इधर ये सैड दे रखा है पास्ट में, तो क्या रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलना चाहिए। ये अगर प्रेजेंट में रहा होगा तभी तो ये पास्ट में बनेगा, ये प्रेजेंट में तब रहा होगा जब इनडायरेक्ट में बात कही होगी किसी ने, जब इनडायरेक्ट में बात कही जाएगी तो ये बदल जाएगा। यानी जब ये क्वेश्चन इंप्रूवमेंट में दिया जाता तो इतना पूरा पार्ट कट के इसकी जगह पे क्या आता, डिड नॉट वांट आता, डिड नॉट वांट आता, तब आपका सही इंप्रूवमेंट होता। यानी जो बच्चे, जो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने भाई, वो अगर ये करने की सोच रहे थे कि केवल इस वांट्स को हटा के वांट कर दें, तो मेरे प्यारे साथी आप एरर तो मार्क कर गए ठीक जगह पे और आपने नंबर भी अपने ले लिए। लेकिन अगर ये क्वेश्चन इंप्रूवमेंट में पूछा जाता तो आप 100% गलती कर देते, क्योंकि आप वही वाला आंसर चुनते जिसमें आपको दे रखा था, वो दे रखा होता क्या, डज नॉट वांट। जिसमें डज नॉट वांट दे रखा होता आप वही ऑप्शन चुन देते और वो हो जाता गलत। तो इसीलिए वर्ब चैप्टर में सारी चीजों को आपको बताना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कई बार हम भी फिलो फिलो में जल्दी से आते, ये देखते कि भैया यहाँ पे डज दे रखा है तो इसके बाद जो मेन वर्ब आएगी फर्स्ट फॉर्म में आएगी, हम भी बता बता के निकल जाते। लेकिन वो नहीं करना है, ये प्रैक्टिस बैच है। इसके अंदर अगर वर्ब चैप्टर से रिलेटेड छोटी सी भी जानकारी अगर किसी क्वेश्चन के अंदर है तो वो देना जरूरी है आपको, ठीक है भाई। चलिए तो फिलहाल आई होप कि आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे डिड नॉट वांट आएगा तब पूरा क्वेश्चन ठीक होगा, ठीक है भाई। किस पार्ट में गलती थी हमारी, पहले वाले में। नेक्स्ट आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 59, ये भी बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है हर हेल्थ हैज बीन स्टीडली इंप्रूविंग सिंस शी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा, कि भाई उसकी जो हेल्थ है ना वो अब जो है ठीक होना शुरू हो गई है, और जब से कि उसने योगा करना शुरू किया है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, ध्यान से मेरी बात समझना, यहाँ पे इंप्रूविंग, तो यहाँ पे सबसे बड़ी गड़बड़ ये है सिंस सी स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग योगा, जब से उसने योगा करना शुरू किया है। तो इसका मतलब ये है कि इधर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस लगा सकते हैं कि भाई जब से उसने ऐसा करना शुरू किया तब से उसकी जो हेल्थ है वो कंप्लीटली इंप्रूव हो रही है, यानी थोड़ी हो भी गई है और थोड़ी हो भी रही है। तो जब जितना काम हो जाता है वो परफेक्ट, और जो आगे हो रहा होता है वो आपका किस में हो जाता है, कॉन्टिन्यूस में हो जाता है। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस ऐसे बन जाता है आपका। ये सीपीयू टीयर 2 का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है ये, लेकिन गलती इसमें बच्चों वाली है। कैसे, आपको बस केवल पता है क्या देखना था, आपको बस इतना देखना था कि भाई जो हैज, हैव और हैड होते हैं, अगर ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं तो इनके बाद तो थर्ड फॉर्म ही आनी है और कोई सी फॉर्म आ ही नहीं सकती। अब आप नोटिस करो क्या यहां पर ये सही दिया गया है, तो आप देखो ना यहाँ पे हैज के बाद क्या लगा दिया, आईएनजी वाली फॉर्म। तो क्या ये पॉसिबल है, क्या हैज के बाद में आईएनजी वाली फॉर्म लगा सकता हूं, तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं लगा सकते, आपको क्या लगानी होगी, थर्ड फॉर्म लगानी होगी। तो यहाँ पे बीइंग नहीं आएगा, ये आएगा बीन, आपका क्या आएगा, बीन आएगा, तब काम ठीक बनेगा, ठीक है भाई। यहाँ पे गड़बड़ कहाँ हो गई, फर्स्ट वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले पार्ट में गड़बड़ हो गई भाई, ठीक है। फर्स्ट वाले पार्ट में क्या हो गई, गड़बड़ हो गई। और जैसे ही आप यहाँ पे बीइंग कर ये कर देंगे ना, बीन कर देंगे, जैसे ही आप यहाँ पे ध्यान से देखना, जैसे ही आप यहाँ पे बीन कर देंगे इसको काट के, तुरंत आपका ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा।
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा तो यहाँ तो टाइम मेंशन ऑलरेडी कर ही रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था सिंस के साथ आप पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन करते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन करने के लिए या तो आप कोई स्पेशल टाइम यूज कर दीजिए, और अगर ऐसा आप नहीं करना चाहते तो कोई आप पॉइंट बता दीजिए, उसको सब्जेक्ट वर्ब में भी इंक्लूड करके आप बता सकते हैं टाइम को, कि भाई इस पॉइंट से, तो जब से उसने योगा करना स्टार्ट किया तो वो इस योगा स्टार्ट करने को एक पॉइंट की तरह मान के चल रहा है, तो क्लाउज के रूप में भी टाइम आपको दिया जा सकता है, ये बात याद रखना। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 60 है, बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर करो। ये CHSL में पूछा गया है। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है 3 more elevated roads have been proposed in the new plan to unclog the traffic in Delhi। तो बस केवल आपको चीजें बेसिक चेक करनी है। 3 more elevated roads, ये आपका सब्जेक्ट है। रोड्स आपका मेन नाउन है, तो ये इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यही सब्जेक्ट बन रहा है, तो ये प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। हैव लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आगे अगर आप नोटिस करोगे तो हैव के बाद थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, बीन लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि बीन के बाद यानी बी की किसी भी फॉर्म के बाद या तो आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लेकिन दोनों में से कब कौन सा आएगा ये भी मैंने बहुत अच्छे से बताया है। थर्ड फॉर्म तब आएगी जब पैसिव सेंस की जरूरत हो, आईएनजी वाली फॉर्म तब आएगी जब आपको नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस सेंस में कोई बात कहनी हो। तो आप जरा मुझे देखकर बताइए, यहां पर जो आपका ये प्रपोज है क्या ये आ सकता है? क्योंकि ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आप कहेंगे भैया या तो थर्ड फॉर्म आ सकती है या आईएनजी वाली, फर्स्ट फॉर्म का तो नामो निशान नहीं है दूर दूर तक। यानी गलती हमें मिल चुकी है कि भाई प्रपोज तो बिल्कुल नहीं आएगा। यानी किस पार्ट में गड़बड़ है? डी वाले पार्ट में। डी वाले पार्ट में क्या है? गड़बड़ है। अब ये नहीं आएगा तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं, क्या यहां पे मैं प्रपोज्ड कर दूं या मैं यहां पे प्रपोजिंग करूं? बताओ दोनों में से क्या करूं? तो आप यहां पे नोटिस कीजिए, क्वेश्चन कह रहा है 3 more elevated roads, यानी ऊपर वाले जो रोड्स होते हैं, जो उठे हुए रोड्स होते हैं, रोड के ऊपर रोड्स होते हैं, उनको प्रपोज किया गया यानी प्रस्तावित किया गया। तो मेरे प्यारे साथी, रोड अपने आप से प्रस्तावित नहीं होंगे, उनको करने वाला कोई ना कोई होगा। तो उनको प्रस्तावित करने वाला कोई ना कोई होगा, मतलब सब्जेक्ट यहां खुद से काम नहीं कर सकता, सब्जेक्ट पर काम किया जा रहा है। और मैंने बताया कि सब्जेक्ट पर जब काम किया जाता है तो वहां पैसिव सेंस बनती है, और जब सब्जेक्ट खुद से काम कर पाता है तो वहां एक्टिव सेंस बनती है। तो यहां पे तो पैसिव में बनानी है ना, तो पैसिव में बनानी है तो प्रपोज्ड कर देंगे, आपका काम ठीक हो जाएगा। क्या कर देंगे मेरे प्यारे साथी? प्रपोज्ड कर देंगे इसको। ठीक है, इसको क्या कर देंगे? प्रपोज्ड कर देंगे, प्रपोज्ड। ठीक है, ये कर देंगे। और बाकी प्रपोजिंग करने वाले गलत हो जाओगे, प्रपोजिंग मत करना कोई भी इसको। नेक्स्ट आ जाओ, इस क्वेश्चन को करो। कह रहा है यू आर नॉट एक्सपेक्ट टू डू द वर्क अलोन। भाई तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि ये काम तुम्हें अकेले करना पड़ेगा। अब देखो, सबसे पहली बात बिल्कुल बेसिक सी बात है, यू आपका सब्जेक्ट है। मैंने बताया था यू के साथ जब इज आर एम में से कोई फॉर्म लगाने की बात होगी तो आर जो होती है वो यू के साथ फिक्स होती है, आएगी ही आएगी, चाहे यू सिंगुलर का काम करे या प्लूरल का काम करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पे अगर हम बात करें, यू के साथ आर वर्ब लगा रखी है, बिल्कुल ठीक है। फिर नॉट नेगेटिव एडवर्ब है, लेकिन आर के बाद जो ये मेन वर्ब आप लगा रहे हो एक्सपेक्ट, इसका मतलब होता है किसी से कुछ आशा करना, कुछ मतलब एक तरीके से कोई इच्छाएं रखना किसी से कि ये व्यक्ति ऐसा काम करेगा, वो चीज होप वगैरह रखना, उसके सेंस में होता है कि भाई मैंने आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने आपसे ऐसी आशाएं नहीं की थी कि आप ऐसा काम कर दोगे, ये चीज है। तो मेरे प्यारे साथी, यहाँ पे आर आप जानते हैं कि एक बी की फॉर्म है, और मैंने अभी आपको जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था कि बी की फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसी कीमत पे नहीं आ सकती। या तो आप थर्ड फॉर्म लगाइए या मेरे प्यारे साथी आप आईएनजी वाली फॉर्म लगाइए, बताया था ना अभी। तो आप मुझे देखकर बताओ यहां पर कौन सी फॉर्म लगाएंगे। देखो, अब यहां पे पता है क्या है, ये एक्सपेक्ट करने वाला कौन व्यक्ति है? तो आप कहेंगे यू, यू ही तो कर रहा है एक्सपेक्ट करने का काम।
एक्सपेक्ट कौन कर रहा है? यू कर रहा है। यू से बोल रहा है कि तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि भाई तुम्हें ये काम अकेले करना पड़ेगा। तुम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ना कि अकेले काम करना पड़ेगा तुम्हें। ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो ना तुम। ऐसे करके बोल रहा है। तो मेरे प्यारे साथी, यहां एक्सपेक्ट करने का काम ये यू खुद कर रहा है, यानी हमारा सब्जेक्ट यहां काम कर रहा है, यानी हमें यहां पैसिव सेंस नहीं चाहिए, हमें यहां एक्टिव सेंस चाहिए। और अगर हमें यहां एक्टिव सेंस चाहिए तो अब आप समझ चुके हैं कि यहां एक्सपेक्ट को काट के, यानी कि ये ए पार्ट में आंसर लगा के इसकी जगह पे हमें क्या लगाना है? एक्सपेक्टिंग लगाना है। एक्सपेक्टिंग लगाना है। बट कई सारे बच्चे हो सकते हैं जिनके दिमाग में यहाँ पे ये चीज एक्सपेक्टेड करने की चल रही हो कि भैया जी एक्सपेक्टेड कर देते हैं। तो याद रखना, जो बच्चे एक्सपेक्टेड करना चाह रहे होंगे वो गलत हो जाएंगे, एक्सपेक्टिंग वाले यहाँ पे ठीक होंगे। ठीक है भाई, एक्सपेक्टेड करने वाले बच्चे गलत हो जाएंगे यहाँ पे, ध्यान रखना, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। वो बता रहा है ना कि तुम ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे हो कि तुम्हें ये काम अकेला करना पड़ेगा, ये वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, बढ़िया क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन पढ़ो। कह रहे साक्षी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम विद हर मैनेजर वेरी ब्रीफली। क्वेश्चन एमटीएस का है, 2019 का है, लेकिन क्वेश्चन इतना जबरदस्त है कि कुछ पूछो मत। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो, जब कोई बच्चा इसको नॉर्मली चेक करेगा तो वो क्या देखेगा? साक्षी आपका सब्जेक्ट है, डिस्कस्ड आपकी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा रखी है, ठीक है। उसके बाद अबाउट प्रेपो है और द प्रॉब्लम प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। विद आपकी मेरे भाई प्रेपो है, हर मैनेजर उसका ऑब्जेक्ट है। वेरी ब्रीफली अपने आप में इस डिस्कस्ड वर्ब के बारे में एडवर्ब यानी कि जानकारी दे रखी है। तो बिल्कुल ठीक चीजें आप उसमें वो एक्सपेक्ट करेगा, लेकिन जब वो इधर देखने को आएगा ऑप्शन में तो उसे नो एरर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि मेरे प्यारे साथी गलती तो इसमें है। नो एरर लगाने की अगर दिमाग में आ रही है तो बात गलत कर रहे हैं आप, इसमें गलती है। गलती क्या है वो समझो। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो डिस्कस वर्ब होती है ना, ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और ट्रांजिटिव वर्ब में मैंने आपको बताया था कि ट्रांजिटिव वर्ब अपना ऑब्जेक्ट डायरेक्ट लेती है भाई, उसमें बीच में कोई प्रेपो नहीं लगाया जाता। क्यों? अब अगर आपने बोला डिस्कस, तो मैंने बोला साक्षी डिस्कस, साक्षी ने डिस्कस किया, आपके दिमाग में तुरंत आएगा भैया जी क्या क्या डिस्कस किया। तो यहां पर डिस्कस एक ऐसी वर्ब है जो कि अपना ऑब्जेक्ट तुरंत लेगी, क्योंकि व्हाट का रिप्लाई इसको चाहिए होता है भाई, इसको व्हाट का रिप्लाई चाहिए होता है। तो अब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बीच में अगर मैंने ये प्रेपो लगा दिया तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट थोड़ी ना बनाइए, ये तो इस प्रेपो का ऑब्जेक्ट बन गया। लेकिन मुझे तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो इसी वजह से ये जो अबाउट प्रेपोजिशन लगा के दिए ना, बच्चे को पढ़ने में लगता है, अच्छा लगता है पढ़ने में ये वर्ड, तो उसे लगता है डिस्कस अबाउट समथिंग, एकदम ठीक हो जाएगा, लेकिन वो गलत है। डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब है, अगर कोई प्रेपो लगा दोगे ना उसके साथ तो वो चीज गलत हो जाएगी भाई। यानी एग्जामिनर अबाउट इसलिए लगा के देता है क्योंकि पढ़ने में अच्छा लगता है, तो अबाउट लगा के दिया है, कल को कोई और भी प्रेपो लगा के दे सकता है पर वो गलत होगी। यानी यहाँ पे ये जो प्रेपो लगा रखी है अबाउट, ये गलत है, इसको नहीं लगाना है। लेकिन हाँ, मैंने कहा जिस व्यक्ति से आप उस चीज को डिस्कस कर रहे होंगे उससे पहले विद या फिर टू प्रेपो आप लगा सकते हैं, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस चीज को डिस्कस कर रहे होंगे उससे पहले आप अबाउट या कोई भी प्रकार की प्रेपो नहीं लगाएंगे, क्योंकि डिस्कस ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जिस चीज को डिस्कस करने की बात कर रहे होंगे ना आप, वो डायरेक्ट लगाएंगे, डायरेक्ट वो चीज, प्रेपो नहीं लगाएंगे उससे पहले। तो बी पार्ट में आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़िए, और एमटीएस का क्वेश्चन है। कह रहा है द प्लेयर वाज डिक्लेयर रन आउट एज ही फेल टू कंप्लीट द रन। भाई प्लेयर को रन आउट डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि प्लेयर रन कंप्लीट करने में फेल हो गया था। तो मेरे प्यारे साथी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, द प्लेयर आपका सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी, वॉज लगा रखी है। वॉज के बाद मैंने आपको बताया, क्या कहा था मैंने कहा था कि वॉज या वर भी बी की फॉर्म का हिस्सा होते हैं। तो इनके बाद या तो थर्ड फॉर्म लगाओ या आईएनजी वाली फॉर्म लगाओ, और कोई सी फॉर्म आ ही नहीं सकती। आपको यहाँ पे कौन सी लगा के दे रखी है भाई? तो आप कहेंगे भैया फर्स्ट फॉर्म लगा के दे रखी है, तो हो गई गलती, फर्स्ट फॉर्म तो आ ही नहीं सकती ना बिल्कुल भी, या तो थर्ड फॉर्म लगाओ या आईएनजी वाली। तो अब यहाँ पे ये तो नहीं आएगी, यानी हमें पेपर में बस इतना ही देखना था और आंसर मार्क करके निकल जाना था। लेकिन अब यहां से एक शिक्षक का काम शुरू होता है। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे ये है, आप मुझे बताइए कि यहाँ पे बी की फॉर्म के बाद हम थर्ड फॉर्म भी लगा सकते हैं, हम आईएनजी वाली फॉर्म भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि दोनों में से बताओ यहां कौन सी आएगी। क्योंकि मैं पिछले
3-4 क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक बात कई बार बता चुका हूं कि बी प्लस थर्ड फॉर्म हम वहां लगाते हैं जहां हमें क्या बतानी होती है, पैसिव वॉइस। और बी प्लस आपकी जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है, बी के साथ आईएनजी वाली फॉर्म हम तब लगाते हैं जब हमें कॉन्टिन्यूअस सेंस में बात करनी होती है, कॉन्टिन्यूटी दिखानी होती है। तो आप मुझे बताइए यहां पर कॉन्टिन्यूटी दिखाने की बात हो रही है, तो आप कहेंगे नहीं, यहां पर तो पैसिव सेंस की बात हो रही है कि भाई प्लेयर को रन आउट डिक्लेयर किया गया। मैं एक बात बताऊं, अगर प्लेयर रन कंप्लीट नहीं कर पाया, क्रिकेट देखते होगे अगर तो आपको ध्यान होगा उसमें रन दौड़े जाते हैं। अब मान लो जैसे प्लेयर जो है वो अपना रन कंप्लीट नहीं कर पाया तो प्लेयर अपने आप को रन आउट घोषित कर देगा कि भैया हम रन आउट हो गए। अरे यार, उसको एम्पायर रन आउट घोषित करता है ना, ऐसे एक फिंगर उठा के दिखा देता है कि हाँ भैया आप आउट हो गए, तो उसको एम्पायर रन आउट घोषित करेगा, ना कि वो प्लेयर खुद। यानी हमारा सब्जेक्ट यहां खुद से काम नहीं कर सकता, और सब्जेक्ट जब खुद से काम नहीं कर सकता तो मतलब पैसिव सेंस है। पैसिव सेंस है तो यहां पे हमें क्या लगानी होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर जो बच्चे डिक्लेयरिंग करने का सोच रहे होंगे वो गलत हो जाएंगे, यहां पे आपको डिक्लेयर्ड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर्ड। ठीक है भाई, डी पार्ट में आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हर एक्सपेक्ट आपको समझाना इसलिए जरूरी है ताकि पेपर में कोई भी तरीके का क्वेश्चन आए तो आप उसको गलत ना करें। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 64 है, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे फिर हमारा आज का काम कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है जयपुर विच इज रिनाउंड फॉर इट्स आर्किटेक्चर वॉज फाउंडेड अबाउट 300 ईयर्स एगो। एमटीएस का क्वेश्चन है, जरा मुझे देखकर बताइए क्या इस क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है। देखो क्वेश्चन में अगर आप नोटिस करोगे तो जयपुर की बात हो रही है, जयपुर एक जगह का नाम है, उसके लिए मैंने यहाँ पे विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर लिया, बिल्कुल ठीक है। अगर मैं जगह को एक जगह के सेंस में यूज ना करके जस्ट इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि भाई वो जानी जाती है, तो मैं उसको एक एज अ नाम की तरह यूज कर रहा हूं। तो मेरे प्यारे साथी यहाँ पे वेयर लगाने की जरूरत नहीं है कि जहां विजिट करते हैं, विजिट करने के सेंस में नहीं है, प्लेस के सेंस में एक्चुअल में यूज नहीं हो रहा, बस हम उसका नाम यूज कर रहे हैं, उसको एज अ नाउन बना के हम यूज कर रहे हैं। तो जयपुर जो कि जाना जाता है अपने आर्किटेक्चर के लिए, रिनाउंड, रिनाउंड का मतलब होता है फेमस होना, जो कि फेमस है अपने आर्किटेक्चर के लिए, उसको स्थापित किया गया, वॉज फाउंडेड अबाउट 300 ईयर्स एगो, 300 साल पहले। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा यहां पे जयपुर एक चीज की बात हो रही है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि इस जयपुर को एंटीसीडेंट बना के आगे वाली क्लाउज में रिलेट कराएगा। तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर आएगी, बिल्कुल ठीक है, इज लगा रखिए। इज बी की फॉर्म है, और मैंने आपको बताया था बी की फॉर्म के बाद या तो थर्ड फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, लेकिन यहां कौन सी लगा रखी है, फर्स्ट फॉर्म। तो मेरे प्यारे साथी गलती हो गई, यहां फर्स्ट फॉर्म लगा रखी है, नहीं आएगी। और रिनाउंड का मतलब है उसे जाना जाता है या वो फेमस है, तो फेमस है तो खुद से फेमस थोड़ी ना, लोगों ने उसको फेमस किया है, और वो जाना जाता है क्योंकि बहुत ज्यादा फेमस है मेरे प्यारे साथी। तो इट इज रिनाउंड बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, रिनाउंड। ठीक है, रिनाउंस अलग होता है, याद रखना, ये रिनाउंस अलग होता है, रिनाउंड अलग होता है, दोनों में डिफरेंस है। रिनाउंस का मतलब होता है छोड़ना या त्यागना, और रिनाउंड का मतलब होता है फेमस होना, प्रसिद्धि प्राप्त करना। तो रिनाउंड आएगा यहाँ पे, रिनाउंड नहीं आएगा, यानी किस पार्ट में गड़बड़ है भाई, डी वाले पार्ट में। तो आंसर मार्क करके आप यहां से निकल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एक वर्ब के बारे में और जानकारी देना चाहूंगा। यहाँ पे आप देखो आगे आपको दे रखा है वॉज फाउंडेड, लेकिन क्या आप नहीं जानते कि मेरे प्यारे साथी जो फाउंड वर्ब होती है इसी के जैसी एक मिलती जुलती वर्ब और भी आती है आपके पास, वो होती है फाइंड। अब देखो ये फाउंड का मतलब होता है किसी चीज को स्थापित करना, किस क्या मतलब होता है इसका, किसी चीज को स्थापित करना। और इस फाइंड का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना, यानी कि सर्च करना। तो जब आप इनकी फॉर्म्स लिखने बैठोगे तो फाइंड की जो देखो, फाउंड तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म और जो थर्ड फॉर्म होती है ना वो फाउंडेड हो जाती है। क्या हो जाती है मेरे प्यारे साथी, फाउंडेड हो जाती है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं आपको बताऊं तो ये फाउंडेड हो गई, ऐसी फाइंड की जो फॉर्म होती है ये फर्स्ट फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म अगर देखने जाओगे तो वो क्या होती है मेरे प्यारे साथी, फाउंड होती है, और थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, फाउंड होती है।
तो ये ना इस तरीके की है, ये कंफ्यूज कर देती है। जब ये फाउंड एक जैसे मिलते हैं तब कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो आप याद रखना दोनों में ना थोड़ा डिफरेंस है। जब आप फाउंड के सेंस में बात करोगे तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है और ये स्थापित करने का मीनिंग रखती है। लेकिन जब आप इसको फाउंड करोगे, यानी फाउंड को जब ढूंढने के सेंस में यूज करोगे, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैं कहूंगा आई फाउंड, तो तुरंत आप मुझसे पूछोगे भाई क्या मिला, व्हाट यू फाउंड, क्या मिला तेरे को, तो मुझे बताना पड़ेगा ना। तो ये जब फाउंड आप इसको ढूंढने के सेंस में यूज करोगे तब ये ट्रांजिटिव वर्ब होगी, और जब आप इसको स्थापित करने के सेंस में बात करोगे तो ये इंट्रांजिटिव होगी। समझ में आ गई बात? और ट्रांजिटिव भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है ट्रांजिटिव नहीं हो सकती। जैसे मैं कहूं कि भाई, जैसे क्या नाम है उसका, कौन सा किंग है यार, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका। जैसे किसी किंग ने कोई फोर्ट वगैरह फाउंड किया, बनाया उसने, तो हम उसको बोल सकते हैं, हालांकि फोर्ट वगैरह बनाने के सेंस में बुइल्ड वर्ब आती है, बुइल्ड वर्ब यूज करते हैं हम लोग। लेकिन अगर फाउंड मतलब फाउंड कोई साम्राज्य वगैरह स्थापित करने के सेंस में हम बोल सकते हैं, ठीक है, वो चीज। तो किंगडम वगैरह फाउंड करने के सेंस में हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको बस ये देखना है, मीनिंग से देख के चलना है उसके, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे फाउंड को याद रखना, फाउंडेड कर देते हैं। अगर मान लो जैसे फर्स्ट फॉर्म है तब तो कंफ्यूजन नहीं होगी, लेकिन जब सेकंड फॉर्म में पहुंचते हैं तब कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो स्थापित करने के सेंस में सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म फाउंडेड होती है, और पाने के सेंस में फाउंड ही रहती है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन वाली वर्ब है ये, इसलिए मैंने बैच में इनको बहुत अच्छे से कराया था, ठीक है भाई। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर तो आप जान ही चुके हैं, डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन में गलती दे रखी थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, यानी सीजीएल मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। बताइए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है रोहित डिड नॉट केम टू द ऑफिस बिकॉज ही गॉट हेल्ड अप ड्यू टू द हैवी रेन्स। तो भाई रोहित जो है वो ऑफिस नहीं आ पाया क्योंकि उसे एक तरीके से रोक दिया गया था, किसके द्वारा? बहुत ज्यादा तेज बारिश के द्वारा। भाई बहुत ज्यादा तेज बारिश होने लगी थी, इस वजह से वो ऑफिस नहीं आ पाया। तो अब इस क्वेश्चन में गड़बड़ क्या है? देखो गड़बड़ इस क्वेश्चन में बहुत बेसिक सी है। रोहित आपका सब्जेक्ट है, डिड आपकी हेल्पिंग वर्ब है, और इसके बाद आप जानते हैं नॉट नेगेटिव एडवर्ब दे रखी है। तो मैंने बताया था डू, डिड या डज, ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगी, तो इनके बाद कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहां कौन सी लगा रखी है? तो आप कहेंगे भैया जी केम लगा रखी है, ये होती है सेकेंड फॉर्म। अच्छा, तो इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है फिर? देखो थर्ड फॉर्म बोले या फिर फर्स्ट फॉर्म बोले, फर्स्ट फॉर्म बोले या फिर थर्ड फॉर्म बोले, ये दोनों की दोनों कौन होती है? कम ही होती है, इसका कुछ और नहीं करना होता, ठीक है। तो फिलहाल आपको क्या चाहिए? यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो केम की जगह पे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। केम की जगह पे क्या हो जाएगा भाई? कम हो जाएगा। आपका आंसर राइट हो जाएगा फिर जैसे ही आप ये करेंगे, ठीक है। सी पार्ट में आपका क्या है? आंसर है। सी पार्ट में आपका आंसर है। बाकी सारी चीजें ठीक है, बाकी कहीं पे कोई गड़बड़ नहीं है। यहाँ पे गॉट अगर आप देखोगे तो देखो ये पॉजिटिव वर्ब भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पॉजिटिव वर्ब का यूज नहीं किया है। गॉट, ही गॉट हेल्ड अप, हेल्ड होती है थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म आप इसको कह सकते हो, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। और होल्ड होती है फर्स्ट फॉर्म। होल्ड क्या होती है मेरे प्यारे साथी? ये फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये गेट क्या दे रखी है आपको? ट्रांजिट वो दे रखी है कॉजेटिव वर्ब, ये कॉजेटिव वर्ब है। तो आप जानते हो ना गेट और हैव जब आपकी कॉजेटिव वर्ब यूज होती है तो इसके बाद जो हम नेक्स्ट जो मेन काम वाली जो वर्ब यूज करते हैं, हम जो एक्शन वर्ब यूज करते हैं, इसके बाद जो एक्शन हो रहा होता है, जो एक्शन हम परफॉर्म करवाए होते हैं किसी से, उसको थर्ड फॉर्म में लिखते हैं। ये बात बता रखी है पॉजिटिव वर्ब के दौरान, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताई थी। तो मेरे प्यारे साथी यहां पर क्या आएगी? थर्ड फॉर्म देखो लगा रखी है। अगर इसको एग्जामिनर होल्ड करके दे देता, होल्ड अप करके दे देता तो गलत हो जाता। तो फिलहाल यहां पर चीजें ठीक दे रखी हैं, ये बढ़िया कॉन्सेप्ट था इसीलिए मैंने आपको बताया। यहां पे फिलहाल बच्चों वाली गलती दे रखी थी, लेकिन ये सीजीएल का क्वेश्चन था, वो भी मेंस का। तो अगर एग्जामिनर यहां से अच्छा यहां गलती बनाता तब ज्यादा मजा आता। लेकिन कोई दिक्कत नहीं भाई, हो सकता है ये क्वेश्चन को उसने इजी बनाने के लिए इजी वाले लेवल में रखा हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगली बार हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे एरर बना के पूछ ले, तो मैंने दोनों ही जगह के एरर कंसीडर कर लिए हैं। मैं आशा करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। बताइए जरा, क्या सारी चीजें क्लियर रही आज के सेशन में? बाकी मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद प्यारे भाई।